केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने मेनली जो कंसंट्रेशन का चेंज है ये अच्छे है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करनी है मुझे, ये रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से चेंज होती है। अगर मान लेते हैं कोई रिएक्शन है आपके पास, आप जो पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन अगर पढ़ेंगे तो मॉडरेट की पढ़ेंगे, ना तो आप लोग ज़्यादा फास्ट की रिएक्शन पढ़ सकते हैं, क्योंकि फास्ट इतना फास्ट होगी कि आप उसकी रेट निकाल नहीं पाएंगे, और स्लो इतना कुछ रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि जिनकी रिएक्शन हम लोगों की रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते ही नहीं है ना, तो उनको निकालना नहीं चाहते। लेकिन मॉडरेट का मतलब ये है कि आपने कोई कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन में कुछ मिक्स किया है, तो 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद उसमें कुछ चेंज आया है, तो जो चेंज आया है उस चेंज को पढ़ने के लिए आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज मिलाया है और 10-20 साल बाद आप लोगों को चेंज का पता लग रहा है, उससे क्या करेंगे भाई, है ना, कि 10-20 साल बाद पता लग रहा है आप तक, तब तक तो आप ही का पता लग गया, है ना भाई, क्या आदमी का ही पता लग गया, रेट ऑफ रिएक्शन का तो पता नहीं लगा, लेकिन आदमी का पता लग गया, तो ठीक है, इतने भी नहीं, और इतनी जल्दी भी नहीं कि यहाँ मिलाया एकदम से हो आप लोग रीडिंग भी नोट नहीं कर पाए, है ना, तो इतना तेज वाटर ट्रांसफर हो गया, हीट ट्रांसफर एकदम तेजी से हो गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कभी, अगर वो जैसे टायर होता है, टायर ना कोई भी टायर बस्ट हो जाए, एकदम टायर फट जाएगा तो हीट ट्रांसफर इतना तेजी से होता है सिस्टम को पता ही नहीं लगता, तो इतनी फास्ट भी नहीं पढ़नी, मॉडरेट पढ़नी है। मॉडरेट में मैं जनरल आप लोगों को बताऊंगा, तो मान लेते हैं हम लोगों के पास एक रिएक्टेंट है ए, और ए से बी प्रोडक्ट में चेंज होता है, कैसे होता है, बी प्रोडक्ट में चेंज होता है। इसकी कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन, इनिशियल में बात कर रहा हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए बच्चों, तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए की 90 मोल पर लीटर है, 90 मोल पर लीटर। अच्छा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में टाइम इज इक्वल्स टू 0 है, टाइम इज इक्वल्स टू 0 है ना, टाइम इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 0 सेकंड है। मैंने कहा जब टाइम इज इक्वल्स टू 20 सेकंड हो जाए, 20 सेकंड या मान लेते हैं, जब टाइम इज इक्वल्स टू 90 सेकंड हो जाए, 90 सेकंड हो जाए, तो कंसंट्रेशन जो होती है वो ए की कंसंट्रेशन कम होकर कितनी रह जाती है, 60 रह जाती है, कितनी रह जाती है बच्चों, 60 मोल पर लीटर रह जाती है, मोल पर लीटर रह जाती है। अच्छा देखो, अगर स्टार्टिंग की बात करो, जब तक रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुए तो रिएक्टेंट ही है, और रिएक्टेंट ही है तो प्रोडक्ट नहीं बनाया ना, और प्रोडक्ट नहीं बनाया है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग कितनी रही होगी, 0 रही होगी बच्चों, है ना, 0 रही होगी। लेकिन उसके बाद थोड़ा चेंज होने के बाद अगर देखा जाएगा कि 60 यहाँ लगी है, तो ये कितना बन गया होगा, 30 बन गया, 30 बन गया होगा। तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन है मेरे पास उसकी रेट निकालनी, रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट ए चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये टाइम टेकन जो भी टाइम उसने लिया। देखो बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं, रिएक्टेंट में मेरा क्या है ए, तो मैंने कहा भैया रिएक्टेंट की अगर बात की जाए तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बाद में, फाइनल कंसंट्रेशन 60, इनिशियल कंसंट्रेशन 90, टाइम टेकन, फाइनल टाइम टेकन ये है, इनिशियल ये था। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट आर भी लिख सकते हैं, इसको आर फॉर रिएक्टेंट लिख रहा हूं, दैट इज नथिंग बट माइनस का 30 डिवाइड बाय 20। माइनस क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूं तो इसलिए माइनस आ रहा है, ये 0 से 0 चला जाएगा, माइनस का 3/2 रह जाएगा, और ये आ जाएगा मोल पर लीटर और पर सेकंड, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो पर सेकंड आ गया। अच्छा एक बात और है बच्चों, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइन इस चीज को डिनोट कर रहा है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, दैट्स व्हाई ये नेगेटिव है। इसी तरीके से अगर मैं आर प्रोडक्ट के लिए निकालता हूं, आर आएगा तो सेम ही, प्रोडक्ट के लिए निकालता हूं, तो प्रोडक्ट के लिए देखो बच्चों, फाइनल कितना है, 30 है, इनिशियल कितना था, 0 था, टाइम टेकन कितना है बच्चों, टाइम टेकन 20 माइनस 0, दैट इज नथिंग बट 30 डिवाइड बाय 20, दैट इज इक्वल्स टू 3/2, वही मोलर पर सेकंड, मोलर भी बोलते हैं इसको ना, मोलर पर सेकंड, क्योंकि मोलैरिटी तो है कंसंट्रेशन, पहले मोलैरिटी ही होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात की जाए बच्चों कि मान लेते हैं मेरे पास कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन गिवन है, अगर ऐसा तो सिंगल रिएक्शन थी तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अगर उसके साथ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। सबसे पहली बात स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है वो देखिए, कोई मेरे पास रिएक्शन है 2a + 3b दैट गिव्स 4c, ये कंपाउंड देता है, एक रिएक्शन थी इसमें 2a + 3b और दैट गिव्स 4c। ये जो बच्चों नंबर ऑफ मोल वाली जो क्वांटिटी है कि कितने मोल, दैट इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या कहलाते हैं, एससी, इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, इसके लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोगों के लिए देखो, अगर इस तरीके से यहाँ देखो, अच्छा बच्चों 2a + 3b, 2a + 3b, इसका मतलब ये है जितने देर में 2a खत्म हो रहा है उतनी देर में 3b खत्म हो जा रहा है, तभी तो जाकर 4c बन रहा है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब b की जो क्वांटिटी है
वो ज़्यादा यूज हो रही है इन कंपैरिजन टू ए। मान लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों के पास क्या है कि 2 लीटर पेट्रोल है, 2 लीटर पेट्रोल है, या मान 5 लीटर पेट्रोल है और 2 लीटर आप लोगों के पास डीजल है। तो आप लोगों ने किसी चीज़ में डीजल यूज़ करना शुरू किया तो जितनी देर में 5 लीटर पेट्रोल खत्म हो रहा था उतनी देर में 2 लीटर डीजल खत्म हो गया, है ना। या 5 लीटर पेट्रोल जितनी देर में 2 लीटर डीजल खत्म हो रहा था उतनी देर में 5 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया, ये बात कह सकते हैं आप। तो सिंपल सा मतलब कहने का यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन कन्वर्ट होने की टेंडेंसी जो है कि मान लेते प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में तेजी से कौन चेंज हो रहा है, पेट्रोल की रिएक्शन ज़्यादा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाए तो पेट्रोल की रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ज़्यादा है, कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है और इतनी देर में ये कम हो रहा है, लेकिन वो बहुत तेजी से जा रहा है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो बच्चों सेम रहेगी ना। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे सेम रहेगी कि जब ए चलना शुरू करेगा तभी तो बी चलना शुरू होगा, तभी तो सी बनेगा। अगर ए बी से कदम कदम मिलाएंगे तो ही तो जाकर सी पर पहुंचेंगे, नहीं तो ए और बी का कदम मिलाने से कोई फायदा नहीं है। तो बच्चों इसी चीज को देखते हुए 2 टर्म आती है, एक आती है रेट ऑफ अपीयरेंस, जिसको हम लोग ROA बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये आता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ध्यान रखना, बस कुछ नहीं करना है आपको। जब रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालेंगे आप लोग तो एक बात का बच्चों ध्यान रखना, आप लोग साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करेंगे, साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करते हैं। इसका मतलब ये लिखना, अभी बताऊंगा कैसे होता है। जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर करते हैं। इसको तो रेट ऑफ रिएक्शन में करेंगे, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में नहीं करना। तो साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है बच्चों। जबकि ROA या ROD में साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं भाई, अब देखिए, अगर मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, इसके लिए गिवन इक्वेशन के लिए मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, रेट ऑफ या डिसअपीयरेंस निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। देखो डिसअपीयरेंस हमेशा किसके लिए होता है बच्चों, किसके लिए होता है, रिएक्टेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है, रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमेशा रिएक्टेंट, क्योंकि डिसअपीयर कौन हो रहा है भाई, रिएक्टेंट कम हो रहा है तभी तो प्रोडक्ट बन रहा है। तो अपीयरेंस किसका आता है, अपीयरेंस हमेशा किसका आता है, प्रोडक्ट का। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ये प्रोडक्ट के लिए होता है और ये किसके लिए होता है बच्चों, रिएक्टेंट के लिए होता है, सिंपल सी बात है। तो मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल रहा हूं। अच्छा अगर मैं ए के लिए निकाल रहा हूं, ए का डिसअपीयरेंस कितना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के लिए बच्चों क्या होता है, माइनस का d/d। ये ए की कंसंट्रेशन में चेंज है, टाइम का चेंज, सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन में चेंज और टाइम का चेंज। अभी ये बात नहीं है मतलब साथ मिलके चलने नहीं मिल रहे, लेकिन वो कितनी तेजी से चेंज हो रहा है उस बात को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाएगा। अगर मैं सेम थिंग अगर मैं निकालूं ROD निकालूं, किसके लिए बच्चों, बी के लिए निकालूं, किसके लिए, बी के लिए, दैट इज नथिंग बट dB/dt, ये आ जाए। अच्छा इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी बोलते हैं। अब देखो रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करूं बच्चों, अगर रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए निकलेगा, प्रोडक्ट के लिए निकलेगा, और प्रोडक्ट के लिए निकलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलते। ये क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन चेंज dC/dt। ये इसलिए पॉजिटिव लिखा है क्योंकि वैल्यू क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, कंटीन्यूअसली क्या होता है, वैल्यू बढ़ती जाती है, तो उसमें अपीयरेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जाता है। दैट्स व्हाई मैंने वहां पॉजिटिव कंसीडर किया है। ये किसके लिए होंगे, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए यूज होंगे अगर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो। अगर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस भी लगभग सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो बच्चा जो इक्वेशन थी वो था 2a + 3b दैट गिव्स 4c, ये था ये इक्वेशन थी। अब मैंने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस आपको बता दिया है। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या है, ऐसी कंडीशन में तो चेंजेस देखो 1/* स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ रिएक्शन में आप लोग स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए 1/* स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू चेंज इनटू कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो मैं कैसे कह सकता हूं, तो देखो
माइनस का 1/2 ए के लिए अगर मैं निकालता हूँ फॉर ए के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो 1/2 डी अपॉन dt, ठीक है ना। अगर मैं इसके लिए निकालता हूँ बी के लिए निकालता हूँ तो बी के लिए माइनस का 1/3 db अपॉन dt, ठीक है बच्चों, ये रहेगा। और अगर मैं अपीयरेंस निकालता हूँ, फॉर्मेशन निकालता हूँ सी के लिए, अपीयरेंस कर रहा हूँ फॉर्मेशन, ये रेट ऑफ रिएक्शन का ही फॉर्मेशन कर रहा हूँ मैं, तो 1/4 dc अपॉन dt ये आ जाता है। अच्छा बच्चों, जब रेट है जितनी तेजी से ए और बी अलग होंगे, मतलब टूट कर अलग होंगे और जुड़ना स्टार्ट करेंगे, उतनी तेजी से सी बनेगा। तो यार इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ए का, बी का और सी का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आर ओ आर जो आता है सबके लिए, आर ओ आर दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 डी अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3 db अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/4 dc अपॉन dt आता है। बात सही है। इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन पे आप देखते हैं कैसे होता है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेंपरेचर। रिएक्शन क्या है, 4NH3 plus 5O2 that gives 4NO plus 6H2। इस कंडीशन में क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है किसका, NO का। किसका गिवन है बच्चों, NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब सिंपल सा मैं आपको बता दूं, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन मैंने भी आपको बताया था, तो DNO कंसंट्रेशन चेंज अपॉन dt ये गिवन है। ये कितना गिवन है, 3.6 × 10⁻³ इतना गिवन है, ठीक है। उसने जो पूछा है क्वेश्चन ये पूछा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, आपको बताना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक। ये गिवन है। अगर मुझे देखो, मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन में मुझे अगर कंपेयर कराना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन में कंपेयर कराऊंगा मैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि, तो देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया NH3 नेगेटिव में रहेगा dt, ये इक्वल किसका आ जाएगा बच्चों, इसका आ जाएगा 1/5 माइनस का dO2 अपॉन dt दैट विल बी इक्वल्स टू dNO अपॉन dt और 1/4 और इज इक्वल्स टू आएगा 1/6 dH2O अपॉन dt। ये हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, ये हो जाएगा। अब मुझे कराने का है, मुझे अमोनिया के लिए निकालना है। अच्छा मेरे पास NO वाला गिवन है, तो मैं क्यों ना ये वाली इक्वेशन कंपेयर करा दूं बच्चों, ये वाली इक्वेशन पूरा कंपेयर करा दूं, ठीक है। इसको कंपेयर करा देते हैं, तो माइनस का 1/4 dNH3 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/4 dNO अपॉन dt। बात सही है। तो यहाँ देखो 1/4 से 1/4 चला जाएगा, माइनस वैल्यू सिर्फ इस बात को डिनोट कर रहा है कि वो डिसअपीयरेंस, किस चीज को शो कर रहा है, सिर्फ वो डिसअपीयरेंस। तो मैंने कहा इसका मतलब d NH3 अपॉन dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, जितनी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO है कितना है, 3.6 × 10⁻³ ये भी आ जाएगा। बात सही है, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाता है 3.6। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की अगर बात की जाए तो मेरे पास NO है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO मेरे पास है, तो मैं NO को भाई NO को मैं निकालूंगा तो 1/4 dNO अपॉन dt ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अच्छा यही रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी, वाटर के इक्वल होगी 1/6 dH2O अपॉन dt। रेट ऑफ रिएक्शन तो दोनों की सेम रहेंगे, मुझे निकालना है किसकी फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन निकालना है। अच्छा रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा बच्चों, इस 6 को अगर मैं ले लूं तो 6/4 इनटू dNO अपॉन dt, ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ही तो है किसका, NO का, और जिसकी वैल्यू क्या है 3.6 × 10⁻³ दैट इज नथिंग बट इक्वल टू द H2O अपॉन dt, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 2 to the 4 18 1.8 दैट इज 5.4 × 10⁻³ is equals to dH2O upon dt that is the mole per liter per second, mole per liter per second, ठीक है बच्चों। यस सर, ठीक है बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन और है, इसी पे बेस है, किस तरीके से है, एक क्वेश्चन और है इसी पे बेस है। देखिए 2N2O5 0.8 सही है, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2N2O5 that gives 4NO2, क्या देता है 4NO2 plus O2,
ये रिएक्शन देता है, ठीक है कोई बात नहीं है। अब इसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन जो गिवन है मुझे NO2 का गिवन है, इसका गिवन है बच्चों NO2 का गिवन है, कितना है 1.6 × 10⁻³ है। अब मुझे इसमें निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, दो चीजें निकालनी है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। पहले मैं काम करता हूं, स्टार्टिंग करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन से, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों देखो -1/2 d N2O5 upon dt, that will be equal to the 1/4 d NO2 upon dt, ठीक है ना, और that will be equals to d O2 upon dt, ये आ जाएगा। अब देखो मेरे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन है, अच्छा रेट ऑफ फॉर्मेशन का मैंने आपको बताया, रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है d NO2 upon dt। जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐड हो जाता है इसका मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। जब तक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐड नहीं है दैट मींस या तो वो रेट ऑफ अपीयरेंस की बात कर रहा है या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात कर रहा है, तो उसने रेट ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं अपीयरेंस को ना, तो ये दिया है उसने। मैंने कहा कोई बात नहीं है भैया, एक काम करते हैं हम लोगों को किसका N2O5 निकालना है, पहले ये इक्वेशन कंपेयर करा लेते हैं, देन उसके बाद ये इक्वेशन कंपेयर करा देंगे, काम हमारा हो जाएगा। पहला ऑप्शन नंबर 1 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ROD ऑफ N2O5 निकालना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस का 1/2 दैट इज d N2O5। अच्छा ये नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है सिर्फ इस बात को शो कर रहा है क्वांटिटी कम हो रही है, मतलब डिसअपीयर हो रहा है। मैं एक बार में लाता हूं 1/4 d NO2 upon dt, ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू बच्चों मेरे पास है ही, कितनी है भाई, ये माइनस का 1/2, अच्छा मैं 1/2 को ले जाता हूं, 1/2 को लेते हैं, माइनस का d N2O5 upon dt इधर रह जाएगा और उधर हो जाएगा 2/4 इनटू वैल्यू कितनी थी 1.6 into 10⁻³ 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, that is nothing but 0.8 into 10⁻³ मोल पर मीटर और पर सेकंड। पहला आंसर तो ये आ जाता है, पहला आंसर जब हम लोग रेट ऑफ N2O5 वाले बनाते हैं वैल्यू तो ये आ जाता है। अब सेकंड वाले की बात अगर मैं करूं तो सेकंड वाला मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, इसका निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। ये हो जाता है बच्चों रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाता है N2O5 वाला। अब मैं अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 दैट मींस फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। अभी देखते हैं कैसे होगा। चलिए सेकंड वन इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। अब ROA रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 की बात करता हूं। अगर O2 की बात की जाए बच्चों तो कुछ नहीं है, दैट इज नथिंग बट d O2 upon dt मुझे निकालना है। अच्छा यही रेट ऑफ रिएक्शन तो यही होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी तो यही है क्योंकि इसके साथ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ही नहीं, और जहां स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है वही रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। तो मैंने कहा इसका मतलब ये d O2 upon dt will be equals to 1/4 d NO2 upon में dt। इसकी वैल्यू मेरे पास है 1.6 1/4 into 1.6 into 10⁻³ 4 4 जा 16 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो d O2 upon dt will be equals to the 0.4 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है।